तो दोस्तों आपके लिए फार्माकोलॉजी सेकंड कंप्लीट लेके आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, एक एक टॉपिक आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी सेकंड में जितना भी है सारे चैप्टर सारे टॉपिक सब कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके अब सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आपकी यूनिट है, सबसे पहली फार्मा सेकंड की जो यूनिट है वो है ड्रग्स यूज इन डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई। ईएनटी और आई, इनके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो आपके ड्रग्स यूज़ में लाए जाते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीहिस्टामाइंस के बारे में। एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या आपके हैं, क्लोरफेनिरामाइन, सिट्रीजीन और लोराटाडीन, ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंटीहिस्टामिन्स के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिट्रीजीन और लोराटाडीन इसके एग्जाम्पल हैं, इजी वाले ले लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन देखेंगे एंटीहिस्टामाइंस का। कंटेन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, ये जो होते हैं आपके एंटीहिस्टामिन्स, इनमें एंटीहिस्टामिनिक एजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये H1 रिसेप्टर्स के लिए एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। जो H1 रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर जो होते हैं, जो आपके इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, उनको ब्लॉक कर देते हैं। कौन, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, जो कि आपके एंटी हिस्टामिन्स का कॉम्पोजिशन है। तो ठीक है, आगे देखिए, अब आगे है इसका एक्शन। एंटीहिस्टामिन्स के क्या एक्शन होते हैं, रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स, जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। जो ईचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आइज होती हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, इसको ट्रीट करने के लिए आपका हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे आपके डोसेज एंड रूट की बात करेंगे। इन ये जो हमने ड्रग्स देखी हैं एंटीहिस्टामिन्स, मेन ड्रग्स हमने डिस्कस किया, उनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग क्लोरफेनिरामाइन जो है आपकी, ये 4 mg इसकी डोज ली जाती है एवरी 4 to 6 आवर्स। ठीक है, ये एडल्ट डोज है और ओरली ये एडमिनिस्टर कराई जाती है। उसके बाद आपकी सिट्रीजीन है, जो आपको पता है एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है सिट्रीजीन। ठीक है, जिसको 10 mg वंस डेली, आपको इसकी डोज दिन में एक बार दी जाती है 10 mg, जो कि ओरल यूज़ की जाती है। और आपकी लोराटाडीन ड्रग है, जिसकी डोज 10 mg यूज़ की जाएगी, ओरली ये भी यूज़ में लाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखेंगे इंडिकेशंस, मतलब एंटीहिस्टामिन्स को किन किन केस में दिया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने में, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने में, अर्टिकेरिया को ट्रीट करने में, और कॉमन कोल्ड जो होता है एलर्जी सिम्टम्स के साथ, जिसमें आपका सिट्रीजीन दी जाती है। ठीक है, इनको ट्रीट करने के लिए आपके एंटीहिस्टामाइंस जो ड्रग्स हैं इनका यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनमें इनको यूज़ नहीं किया जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग्स, अगर इन ड्रग्स के लिए किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको ये ड्रग्स नहीं देने हैं। किसी को सीवियर लीवर डिसीज़ है, ठीक है, जैसे कि कुछ एंटीहिस्टामाइंस नहीं दी जाती, रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं। ग्लूकोमा है किसी को, ठीक है, तो उसको फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स नहीं दी जाती। एंटीहिस्टामिन्स के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकंड जनरेशन ड्रग्स। ठीक है, अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आएगा, लेकिन अब ये आपका वन शॉट है जिसमें हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शंस में हम देखेंगे क्या आपको ये ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है ये। एल्कोहल इंक्रीज सिडेशन, अगर इसका यूज़ एल्कोहल के साथ किया जाएगा एंटीहिस्टामिन्स का, तो ये सिडेशन इंक्रीज कर देंगे। और जो सिडेटिव्स एंड CNS डिप्रेसेंट्स हैं, अगर उनके साथ इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है एंटीहिस्टामिन्स को, तो ये ड्राउजीनेस इन्हेंस कर सकते हैं, ड्राउजीनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। एंटीहिस्टामिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, डिजीनेस और ब्लड विजन। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। आगे इसके बात करेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंटीहिस्टामिन्स के क्या होंगे, ये आपके हो जाएंगे सीवियर सिडेशन, कन्फ्यूज़न हो सकती है इन ड्रग्स को लेने से, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है अगर इसकी ओवरडोज यूज़ में की जाएगी तो। ठीक है, अब देख लेते हैं रोल ऑफ नर्स। BSc नर्सिंग का है सब्जेक्ट, रोल ऑफ नर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। असेस एलर्जी सिम्टम्स, इन ड्रग्स को देने से पहले एलर्जी सिम्टम्स को असेस करना है। जो ड्राउजीनेस है उसको मॉनिटर करना है। पेशेंट को अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना है, क्योंकि अल्कोहल के साथ ड्रग इंटरेक्ट करके आपको सिचुएशन कॉज कर सकता है। और पेशेंट को डोसेज कॉम्प्लेंस के बारे में एजुकेट भी
करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने एंटीहिस्टामिन्स देखा, अब हम देखेंगे हमारा आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आई प्रिपरेशंस। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले है इसमें क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स, क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कंटेन क्लोरामफेनिकोल 0.5% सॉल्यूशन। ये जो ड्रग्स होती हैं इनमें क्लोरामफेनिकोल का 0.5% सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इनका एक्शन देख लेते हैं। ये तो इसका कॉम्पोजिशन हो गया कि जो क्लोरामफेनिकोल है ये आपका 0.5% सॉल्यूशन होता है इसके कॉम्पोजिशन में। ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं क्लोरामफेनिकोल के उनमें 0.5% सॉल्यूशन होता है सिर्फ क्लोरामफेनिकोल का। ठीक है, अब देखेंगे इसके एक्शन के बारे में, किस तरह से एक्ट करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, एंटीबायोटिक है दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोटीन के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करते हैं आइस में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब आगे देखेंगे इसका डोजेस एंड रूट। जो ये आपके ये आई ड्रॉप्स हैं इनका डोज, इनकी कितनी डोज लेनी है, इनका रूट तो आपको पता ही है। आपका जो आई है उसमें इंस्टिल करके ये ड्रग्स ली जाती हैं, एडमिनिस्टर कराई जाती हैं। 1 to 2 ड्रॉप्स एवरी 2 to 6 आवर्स आपको लेनी है। ये रूट होगा आपका आई इंस्टिलेशन, आई में मतलब सीधा आँख में एडमिनिस्टर कराई जाएंगी। ठीक है, अब इसका इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं इन आई ड्रॉप्स का क्या होने वाले हैं। जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है और ब्लेफेराइटिस। ठीक है, ये आपकी आई का डिसऑर्डर होता है। इन केसेस में आपको ये वाले आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। और जो आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर इसकी बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी और हिस्ट्री ऑफ बोन मेरो सप्रेशन। अगर पेशेंट को ये दोनों केस हैं तो उसको ये वाले आई ड्रॉप्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। ड्रग इंट्रैक्शन में क्या है, मे रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, अगर ये टॉपिकल अगर इनको दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ यूज़ किया जाएगा तो ये दूसरे जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें आई में एडमिनिस्टर किया जाता है उनकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और आई में इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे इन आई ड्रॉप्स के एडवर्स इफेक्ट्स की। तो रेयर एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज हो सकती हैं। लास्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है। अवॉइड टचिंग ड्रॉपर टिप। जो ड्रॉपर की टिप है जिसके अंदर ये आई ड्रॉप्स होते हैं उनकी जो टिप है उसको टच नहीं करना है। और जो आई ड्रॉप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पेशेंट को अच्छी तरह से टीच करना है कि किस तरह से एडमिनिस्टर होनी है। ठीक है, तो हमारा जो आपका ये टॉपिक है क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स, ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स। जेंटामाइसिन भी आपकी एंटीबायोटिक होती है। जेंटामाइसिन में क्या होता है, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप में जेंटामाइसिन का 0.3% सॉल्यूशन होता है। अब इसके एक्शन की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया को ही किल करते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है ना, किल्स बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसको इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब इसकी डोसेस की बात करें, रूट की बात करें तो आपकी ये भी 1 to 2 ड्रॉप्स एवरी 4 आवर्स यूज़ की जाएगी और वही आई इंस्टिलेशन के थ्रू इन ड्रग्स को भी एडमिनिस्टर कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसके इंडिकेशंस हैं बैक्टीरियल आई इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में और कंजक्टिवाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों को होती है उनमें ये ड्रग यूज़ नहीं की जाएगी, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स। ड्रग इंटरेक्शंस की बात की जाए तो इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद अदर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, जो दूसरे ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके साथ ये क्या करेगा, उनकी टॉक्सिसिटी को और इंक्रीज कर देगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो आई रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन और आई में इरिटेशन। ठीक है, इरिटेशन ये आपका कॉज कर सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स और रोल ऑफ नर्स देखें तो एडवर्स इफेक्ट्स में लोकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर सकता है। और रोल ऑफ नर्स में असेस इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्फेक्शन। आपको क्या करना है, जो इन्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसको असेस करना है। और पेशेंट को उसकी जो थेरेपी है उसको कंप्लीट कैसे होगी, आई ड्रॉप कैसे इंस्टिल करना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईयर प्रिपरेशंस। ठीक है, ईयर के जो हमारे कुछ होते हैं ईयर ड्रॉप्स, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है सोडा ग्लिसरीन आई ड्रॉप्स। सोडा ग्लिसरीन आई ड्रॉप्स का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पहले। तो सोडा ग्लिसरीन आई ड्रॉप्स का कॉम्पोजिशन में है सोडियम बाइकार्बोनेट इन ग्लिसरीन सॉल्यूशन। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इन ग्लिसरीन सॉल्यूशन। जो ग्लिसरीन सॉल्यूशन है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला होता है, इसी को बोलते हैं सोडा ग्लिसरीन आई ड्रॉप्स। अब इसके एक्शन की बात की जाए तो ये सॉफ्टन्स एंड लूजन्स इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। ईयर्स में जो वैक्स इकट्ठा हो जाता है उसको सॉफ्ट करने के लिए और उसको लूज़ करने के लिए ये यूज़ में किए जाते हैं। इनमें होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि ग्लाइसरीन सॉल्यूशन में मिला हुआ होता है। ठीक है, आगे इसके डोजेज और रूट की बात की जाएगी। तो डोजेज की वही बात है, 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी यूज़ की जाएंगी दिन में 2 से 3 बार। और ईयर रूट है इसका, डायरेक्ट ईयर में इसको इंस्टिल करेंगे, एडमिनिस्टर कराएंगे ईयर के थ्रू। इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इम्पैक्टेड सेरुमेन जो होता है आपका, ये डिसीज़ होती है, AHN में आपने पढ़ी होगी। इसको ट्रीट करने के लिए जो ईयर वैक्स कलेक्ट हो जाता है उसको निकालने के लिए सॉफ्ट करके ये ईयर ड्रॉप्स, सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स यूज़ की जाती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो परफोरेटेड ईयर ड्रम जो होता है आपका, उसमें ये ड्रग यूज़ में नहीं लानी है। और जो ईयर इन्फेक्शन डिस्चार्ज के साथ हो रहा है, मतलब कि कोई ईयर इन्फेक्शन है और उसको डिस्चार्ज भी हो रहा है उसके साथ, तो ये वाली ड्रग यूज़ में नहीं लाई जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, मतलब मॉडरेट अमाउंट में इरिटेशन हो सकती है ईयर में इन ड्रग्स के यूज़ से, और टेम्पररी डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो रेयर व्हेन यूज्ड करेक्टली। जो ये होती है ड्रग, अगर इसको ठीक तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत ही रेयर है कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी आपको मिले देखने को। ठीक है, लास्ट में हम रोल ऑफ नर्स देखेंगे। जो ईयर कैनाल है उसको असेस करना है, प्रॉपर एडमिनिस्टर इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, और उसको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, अब देखेंगे बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप्स। अब ये बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप्स में क्या होता है? बोरिक एसिड होता है स्पिरिट, एल्कोहल में डिजोल्व। बोरिक मतलब बोरिक एसिड और स्पिरिट मतलब एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में बोरिक एसिड डिजोल्व होता है, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप्स का। ठीक है, आगे देखेंगे इसका एक्शन। एक्शन क्या करता है? माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड ड्राइंग एजेंट। ये एंटीसेप्टिक है और ड्राइंग एजेंट की तरह ईयर में काम करेगा। डोसेज एंड रूट की बात करें तो इसकी 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ में लानी है। ठीक है, कितनी लानी है? 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी यूज़ में लानी है 2 to 3 टाइम्स पर डे। ओटिक रूट यानी कि ईयर के थ्रू इसको एडमिनिस्टर कराना है। आगे इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो इंडिकेशंस में एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन और मोइस्ट ईयर कैनाल, इनको ट्रीट करने के लिए, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डिसऑर्डर होता है और जो हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स के लिए, इन केसेस में इस ड्रग्स को यूज़ नहीं किया जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो फ्यू सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शंस हैं इसके, कुछ ड्रग्स के साथ ये इंट्रैक्शन शो करता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन आपको फील हो सकती है ईयर में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स और रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है? एक्सेसिव यूज़ में कॉज लोकल इरिटेशन। अगर इसका यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, एक्सेसिव किया जाएगा, तो ये लोकल इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे रोल ऑफ नर्स। तो इंस्पेक्ट ईयर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर पेन और हाइपर सेंसिटिविटी। तो ईयर में एडमिनिस्टर करने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना है, और आपका जो हाइपर सेंसिटिविटी या पेन है अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है पेशेंट में। ठीक है, तो ये आपके हमने देखा बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप्स। ठीक है, आपका ये टॉपिक भी कवर होता है पूरा का पूरा। अब आगे देखते हैं नोज एंड बक्कल कैविटी प्रिपरेशंस। ठीक है, अब नोज पे आ जाइए। अब बात करेंगे नोज एंड बक्कल कैविटी प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका आएगा क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। ठीक है, तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो कंटेन्स क्लोरहेक्सिडिन 0.12 to 0.2%। ये क्या करता है आपका? 0.12 to 0.2% क्लोरहेक्सिडिन कंटेन करता है आपका, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। अब इसके एक्शन की बात देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है ये। ठीक है, दैट डिस्ट्रॉयज ओरल बैक्टीरिया। जो ओरल बैक्टीरिया होते हैं, माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, डोसेज एंड रूट की बात करें तो 10 to 15 ml, रिंस फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार यूज़ में लाया जाता है। और बक्कल या ओरल रूट, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बक्कल या ओरल रूट के थ्रू होता है। ठीक है,
अब देखेंगे इसके इंडिकेशंस में इसके किस किस डिसीज़ को कॉज करने के लिए इसे देना है। जिंजिवाइटिस, माउथ अल्सर्स, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस एंड डेंटल प्रोसीजर्स। ठीक है, इन सब केसेस में ये जो आपकी प्रिपरेशन है इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू क्लोरेक्सिडीन, जिन पेशेंट्स को क्लोरेक्सिडीन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी होती है उनमें इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो टूथपेस्ट में रिड्यूस इफेक्टिवनेस, यूज़ आफ्टर ब्रशिंग विद अ टाइम गैप। अगर ज़्यादा टाइम गैप नहीं लेंगे आप और टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है टूथपेस्ट उसको कम कर सकता है। ठीक है, अब आगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपके आते हैं अल्टर्ड टेस्ट में आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, ड्राई माउथ, ओरल इरिटेशन। ठीक है, ये होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपका टूथ स्टेनिंग हो सकती है और आपकी रेयर एलर्जिक रिएक्शन भी आपको हो सकती है। बहुत रेयर है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स क्या है? इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू नॉट टू स्वेलो। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि ये जो आपका प्रिपरेशन है इसको क्या करना है, स्वेलो नहीं करना है। ओरल हाइजीन को एनकरेज करना है, ठीक है ना, सफाई रखनी है मुंह की। मॉनिटर फॉर स्टेनिंग और इरिटेशन के लिए मॉनिटर करना है। एक्सप्लेन करेक्ट रिंसिंग टेक्निक, जो करेक्ट रिंसिंग टेक्निक है उसके लिए उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। तो ये हमने देखा आपका नोज एंड बक्कल कैविटी प्रिपरेशन में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। ठीक है, उसका आपके हमने कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट और रोल ऑफ नर्स सब अच्छे से समझा। ठीक है, ये समरी टेबल एक दिया हुआ है जिसमें हमने सब बताया कि एंटीहिस्टामिन से H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ओरली एडमिनिस्टर कराते हैं। क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स जो हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए और आई में यूज़ किया जाता है। जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स है जिसको एंटीबायोटिक है, ये आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। रूट आई है इसका। सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स हैं जो कि ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है ना, ये सब आपको हमने पढ़ा ऊपर। बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप्स जो एंटीसेप्टिक एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश ओरल एंटीसेप्टिक है, जिंजिवाइटिस माउथ अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब है आपकी कुछ जनरल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लीजिए। वेरीफाई प्रेस्क्रिप्शन एंड पेशेंट आइडेंटिटी। ठीक है, जो पेशेंट की आपकी प्रेस्क्रिप्शन है और आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करना है। कोई उसमें एडमिनिस्टर कराने पे एलर्जी तो नहीं हो रही है उसको चेक करना है। एसेप्टिक टेक्निक जो है आपकी ईयर, आई और माउथ प्रिपरेशंस के लिए उन्हें यूज़ करना है और आपके पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कहने और कैसे होना है मेडिसिन का। और थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स और एडवर्स इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है। डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट रेस्पॉन्स एक्यूरेटली। जो भी आपने उसको ड्रग एडमिनिस्टर कराई है और उससे जो रेस्पॉन्स हुआ है सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है अच्छे से। तो ठीक है, अब देखते हैं आपकी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट जो है आपकी वो है ड्रग्स यूज्ड ऑन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम RAS ड्रग्स। ठीक है, जो रास सिस्टम होता है उस पर जो ड्रग इफेक्ट करती हैं, जो उनके लिए ड्रग यूज़ की जाती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के लिए, उन ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ACE इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स, ये इनके एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी देखिए आगे एक्शन सब देखेंगे क्या करते हैं ये ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सिंथेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। ठीक है, क्या कंपोज करते हैं, मतलब किस चीज़ से कंपोज्ड होते हैं ACE इनहिबिटर? सिंथेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं उनसे ये कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्शन कि ये जो ACE इनहिबिटर्स हैं इनका एक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं। इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ACE है उसको इनहिबिट करते हैं बॉडी में। रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है यही आपके ACE जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसका प्रोडक्शन करवाता है। क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन सेकेंड के फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और जो आपकी किडनीज़ है
वो प्रोटेक्ट किडनीज इन डायबिटीज़, किडनीज़ को क्या करता है, डायबिटीज़ में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके डोजेज एंड रूट्स। डोजेस की बात करें तो एनालाप्रिल की डोज दी हुई है आपको 5 to 40 mg पर डे ओरली यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं कब कब ये ड्रग यूज़ में लानी है। तो इंडिकेशंस में हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और क्रोनिक किडनी डिसीज़, इनमें इसको यूज़ किया जाना है। ठीक है, आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, आगे अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखें तो जो ACE इनहिबिटर्स हैं ये प्रेगनेंसी में, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में और हाइपरकैलेमिया में, इन तीनों कंडीशन में ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये ड्रग इंट्रैक्शन ये किस चीज़, ये कौन कौन से ड्रग के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स के साथ, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के साथ और NSAIDs जो होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं उनके साथ ये ड्रग इंट्रैक्शन शो करते हैं। आगे बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राई कफ, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ACE इनहिबिटर्स के। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। तो एंजियोएडिमा और रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी डिसऑर्डर होता है, रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, एक्यूट है, क्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। आगे इसकी टॉक्सिसिटी देखेंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन और हाइपरकैलेमिया, ये इसकी टॉक्सिसिटी हैं। ठीक है, रोल ऑफ नर्स की बात कर लेते हैं तो BP मॉनिटर करना है, रीनल फंक्शन चेक करने हैं। ठीक है, मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल। ठीक है, एजुकेट पेशेंट अबाउट ड्राई कफ के बारे में पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये हमने देखा आपका ACE इनहिबिटर्स के बारे में। अब हम देखेंगे आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBS बोलते हैं इनको, ARBS एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं लोसार्टेन एंड वेलसार्टेन। ठीक है, लोसार्टेन एंड वेलसार्टेन ये होते हैं इसके एग्जांपल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के, लोसार्टान और वालसार्टान। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनका एक्शन देख लेते हैं क्या एक्शन करते हैं। जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जो आपके ACE इनहिबिटर्स थे वो भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स जो थे उनके प्रोडक्शन को कम कर रहे थे। और जो आपके अब जब ये जो देख रहे हैं आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये भी आपके क्या करेंगे, जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक कर देंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे और BP को लो कर देंगे। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं डिजीनेस और हाइपरकैलेमिया। ठीक है, ये हो गए आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो मॉनिटर BP एंड किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन हमें चेक करना है और BP मॉनिटर करना है, जो पोटेशियम लेवल है उसको असेस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स में हमारी सबसे पहले आएंगी लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स में हमारी सबसे पहले आएंगी लूप डायूरेटिक्स। अभी इनके बारे में सब कुछ देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड ये आपका लूप डायूरेटिक्स का एग्जांपल है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक्शन और इसकी डोजेस देख लेते हैं। एक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, इनहिबिट्स सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले होते हैं उनके जो सोडियम और उनमें क्या करेगा, सोडियम और जो क्लोराइड है उसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से रैपिड डायूरेसिस होगा। क्या हो जाएगा, डायूरेसिस हो जाएगा, यूरिन अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी डोज की बात की जाए तो 20 to 80 mg ओरली। ठीक है, इसकी डोज की बात की जाए तो 20 to 80 mg इसकी डोज यूज़ की जाती है। इसका रूट जो होता है ओरली हो सकता है, माउथ के थ्रू ले सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या इसको इंट्रावेनस भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में। उसके बाद इसके इंडिकेशंस देखें तो इंडिकेशंस में एडिमा को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और आपके जो रीनल डिसीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपके लूप डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इसके सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि यूरिन ज़्यादा बनेगा, एन्यूरिया हो सकता है। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो ये डाइजॉक्सिन और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इनके साथ ड्रग इंट्रैक्शन शो करते हैं। आगे देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स में हम देखेंगे पॉलीयूरिया, हाइपोकैलेमिया और डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पॉलीयूरिया, यूरिया जो है वो ज़्यादा बन सकता है, ज़्यादा हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा यूरिन पास होगा तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है। नर्सिंग रोल की बात करें तो मॉनिटर इनटेक आउटपुट, ठीक है, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है, डेली वेट चेक करना है, मॉनिटर पोटेशियम लेवल्स, जो पोटेशियम लेवल्स हैं उनको चेक करना है, ये आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे देखेंगे थियाजाइड्स डायूरेटिक्स। थियाजाइड डायूरेटिक्स, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ये आपके थियाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें नाम में भी लिख रहा है आपको थियाजाइड डायूरेटिक्स है। पहले हमने लूप डायूरेटिक्स देखे, अब देख रहे हैं हम थियाजाइड डायूरेटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल भी है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। नाम से ही इसका एक्शन क्लियर हो रहा है, ठीक है। प्रोमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, ये क्या करेगा, वाटर और सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और डिजीनेस हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा वाटर का और सोडियम का इंक्रीज होगा, जिसकी वजह क्योंकि ज़्यादा यूरिन बनेगा, ठीक है। नर्सिंग केयर में देखें तो मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स और एनकरेज पोटेशियम रिच फूड्स। नर्सिंग केयर क्या देनी है हमें, मॉनिटर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में उनको मॉनिटर करना है और पोटेशियम रिच फूड्स एनकरेज करने हैं पेशेंट को, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके आगे बात कर लेते हैं पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स का एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। देखिए ऊपर हमने सभी पॉइंट्स नहीं देखे, क्योंकि जो लूप डायूरेटिक्स के हैं उनसे ही रिलेटेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब जैसे पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स है, ठीक है, इसका हमने एग्जांपल देखा स्पाइरोनोलैक्टोन। अब हम इसका एक्शन देख लेते हैं। एक्शन इसका क्या होगा, इसका एक्शन होता है ब्लॉक्स एल्डोस्टेरोन एंड कंजर्व्स पोटेशियम। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है और जो पोटेशियम है उसको कंजर्व कर लेता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स में हाइपरकैलेमिया हो सकता है और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, जो कि मेल्स में ब्रेस्ट ट्यूब्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ होने लगती है, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी पॉइंट जो है टॉक्सिसिटी और इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह, वो सब लूप डायूरेटिक्स जैसे ही हैं, ठीक है, उससे ही उसके जैसे से ही हैं, ठीक है। नर्सिंग रोल की बात करेंगे तो मॉनिटर पोटेशियम लेवल्स और अवॉइड पोटेशियम सप्लीमेंट्स। जो पोटेशियम लेवल है उसको नर्सिस को क्या करना है, मॉनिटर करना है, और जो पोटेशियम सप्लीमेंट्स हैं वो अवॉइड करने हैं। अब हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायूरेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तीनों तरह के हमने डायूरेटिक्स देखे, अब हम देखेंगे एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स का एग्जांपल है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन इसका एग्जांपल है एंटी डायूरेटिक्स का। अब डेस्मोप्रेसिन के बारे में देख लेते हैं, एंटी डायूरेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसका एक्शन क्या है, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनीज। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है किडनीज के थ्रू बढ़ जाएगा, जो यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके डोजेस की बात करें तो ये ओरल हम यूज़ कर सकते हैं नेजल स्प्रेस के फॉर्म में, और इंजेक्शन के फॉर्म में ये वाली जो ड्रग्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो होता है डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग एडमिनिस्टर करा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन में ये वाली ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करानी है। आगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक, वाटर रिटेंशन इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स हाइपोनेट्रेमिया भी हो सकता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। अब इस नर्सिंग रोल की बात करेंगे तो मॉनिटर यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, सोडियम लेवल्स मॉनिटर करने हैं, और जो फ्लूइड्स हैं अगर वो प्रेस्क्राइब हैं तो वो क्या करने हैं, रेस्ट्रिक्ट करने हैं, मतलब फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन प्रेस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर प्रेस्क्राइब किया है फिजिशियन ने तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है। आगे हम बात करेंगे ड्रग टॉक्सिक टू किडनी, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो किडनी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो कि किडनी के लिए टॉक्सिक हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, एमिकाइकेसिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, ठीक है। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो किडनी के लिए टॉक्सिक हैं। अब इन ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इनका सबसे पहले इफेक्ट देख लेते हैं, क्या करते हैं ये किडनी के लिए एक्यूट इंजरी कॉज कर सकते हैं, रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देते हैं और ट्यूबुलर डैमेज भी कर सकते हैं। आगे हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो मॉनिटर सीरम क्रिएटिनिन, एसेस यूरिन आउटपुट, एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन,
ठीक है ना, और अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज़, ज़्यादा लंबे समय तक इनका यूज़ नहीं करना है। ये है आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बात करेंगे हम नर्सिंग सॉरी यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के बारे में। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या करता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। कौन? नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी डोज की, तो 50 to 100 mg इसकी डोज यूज़ की जाती है ओरली। और इसके इंडिकेशन की बात करें तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया को किल कर देगा तो सीधी सी बात है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको लो करेगा। रिकरेंट UTI प्रिवेंशन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ में लाए जाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट कर सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नोजिया, वोमिटिंग और डार्क यूरिन। यूरिन जो है उसका कलर डार्क हो सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, ये रेयर होती है और आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कॉज कर सकते हैं। आगे इस नर्सिंग रोल देखें तो ये जो ड्रग्स हैं ये फूड के साथ दी जाती हैं। फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना है और आपका जो रीनल फंक्शन है उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ UTI एसिडिफायर्स एंड एल्केलाइनाइजर्स। ठीक है, जो UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए एसिडिफायर्स और एल्केलाइनाइजर्स जो होते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे यूरिनरी एसिडिफायर्स के बारे में। ठीक है, यूरिनरी एसिडिफायर्स का एग्जांपल दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड है, एसिडिफायर का काम करेगा। एक्शन क्या करेगा? ये मेक्स यूरिन एसिडिक एंड इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। जो यूरिन है उसको एसिडिक कर देगा और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा आपका यूरिनरी एसिडिफायर्स। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है और किडनी स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? आपके यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या कर सकते हैं? ये आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और आपका जो किडनी स्टोन है उसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नर्सिंग रोल की बात करें तो फ्लूइड्स एनकरेज करने हैं। यूरिन का जो pH है वो मॉनिटर करना है ये एसिड ड्रग एडमिनिस्टर कराने से पहले। ठीक है, सिंपल बात समझ आई, यूरिन को एसिडिक करके बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अब बात करेंगे यूरिनरी एल्केलाइनाइजर्स, यूरिनरी एल्केलाइनाइजर्स के बारे में। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम करता है? एक्शन क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? रेजिज यूरिनरी pH, जो यूरिनरी pH है उसको इंक्रीज कर देगा। एल्केलाइनाइजर्स हैं, सीधा समझ में आ रहा है, pH को इंक्रीज करेंगे। एंड रिलीव्स बर्निंग यूरिनेशन, अगर बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन करते टाइम बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं तो उसको क्या करेगा? उससे रिलीफ फील कराएगा। इसके डोसेस बात की जाए तो एज प्रेस्क्राइब्ड ओरली, जितनी फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब की है उतनी डोज इसकी यूज़ में की जाएगी और ओरली एडमिनिस्टर करानी है। इंडिकेशंस की अगर इसके बात की जाए तो इंडिकेशंस में अगर डिसयूरिया हो गया है सर्टेन कुछ UTIs में और जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एल्केलाइनाइजर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब कब ये ड्रग यूज़ नहीं करनी है, हार्ट फेलियर में और सीवियर रीनल फेलियर में। ठीक है, यानी कि रीनल फेलियर और हार्ट फेलियर में ये ड्रग यूज़ नहीं करनी है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ब्लोटिंग और सोडियम रिटेंशन हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज कर सकता है ये अगर इसकी ओवरडोज की जाए तो। नर्सिंग रोल की बात करें तो मॉनिटर यूरिन pH, यूरिन का pH चेक करना है, असेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है, हाइड्रेशन इंप्रूव करवाना है पेशेंट का, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनको असेस रखना है और जो यूरिन pH है उसको मॉनिटर करना है। तो इसके टॉपिक के हमने सारे जितने भी टॉपिक हैं सेकंड यूनिट के सारे INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सब कवर किए हैं। ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है हमने जो बीच बीच में पढ़े हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करने हैं, डिहाइड्रेशन है, एडिमा इनको ऑब्जर्व करना है, प्रेशर जो है वो चेक करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन रखना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो यही है आपका सेकंड यूनिट भी आपकी पूरी है, हो गई है। अब थर्ड यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड यूनिट है आपकी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS पे जो एक्ट करने वाले ड्रग होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे ड्रग्स हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स आर ड्रग्स दैट यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, OCD,
पैनिक डिसऑर्डर एंड सम क्रॉनिक पेन कंडीशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और कुछ क्रॉनिक पेन कंडीशंस होती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अब कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका फ्लुओक्सेटाइन SSRI, ठीक है, सेरटालिन SSRI, एसिटालोप्राम SSRI होती है ये भी, एमिट्रिप्टाइलिन ये TCA है, और आइमीप्रेमाइन ये आपके TCA है। ठीक है, अब इसका एक्शन देखिए, आगे देखते रहिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, एक्शन की बात करें तो इंक्रीज लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये आपके हार्मोन जो होते हैं बॉडी में हैप्पीनेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो जैसे डोपामिन है ये आपका रिवॉर्ड हार्मोन होता है, जैसे आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको मन ही मन में खुश करता है, ये रिलीज़ होता है, और तो इसकी वजह से डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो ये तीनों हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो आपके डिप्रेशन को कम करेंगे, एंग्जाइटी को, ओसीडी को कम करेंगे। तो ये इसका एक्शन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे दिस, आगे देखिए लिख रहा है तीनों के बारे में। दिस इम्प्रूव्स मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जो मूड है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको ये क्या कर देंगे, इम्प्रूव करते हैं। अब आगे इनकी डोज और रूट दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी फ्लुओक्सेटाइन है, ये आपकी 20 to 60 mg इसकी डोज यूज़ की जाती है एक दिन में, और ओरली रूट इसका एडमिनिस्टर कराने के लिए सरट्रालिन है, सेरट्रालाइन है आपकी 50 to 200 mg पर डे ओरली, और आपकी एमिट्रिप्टाइलिन है, ये आपकी 25 to 150 mg पर डे ओरली ये एडमिनिस्टर करानी है। अब इनके इंडिकेशंस देख लेते हैं, कब कब यूज़ की जाती है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और न्यूरोपैथिक पेन, इनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ में लाई जाती है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए, किन किन कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं करनी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी, कॉन्करेंट MAOI थेरेपी में, और आपकी सीवियर लीवर डिसीज़ जैसी कंडीशन में ये आपकी ड्रग्स जो है एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ में नहीं लानी है। अब इनके ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो MAO इनहिबिटर्स, अल्कोहल, एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स और CNS डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होती हैं उनके साथ मिलकर के ये क्या करते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस शो करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, नोजिया, हेडेक, ड्राई माउथ, इंसोम्निया, वेट चेंजेस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के। ठीक है, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, और सुसाइडल थॉट्स भी, अगर यंग पेशेंट इनको लेते हैं तो सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं ओवरडोज लेने पे, ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो कार्डियक अरिथमियाज, स्पेशली TCAS और CNS डिप्रेशन भी कॉज कर सकते हैं। आगे रोल ऑफ नर्स देखें तो असेस मूड एंड सुसाइडल टेंडेंसी कितनी है, सुसाइडल थॉट्स कितने हैं ये, और उसका जो पेशेंट का मूड है उसको असेस करना है इन ड्रग को देने से पहले। जो साइड है मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना है, और जो मेडिकेशन कॉम्प्लायंस है उसको इंश्योर करना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो इफ़ेक्ट है वो 2 से 4 हफ्ते तक रहेगा। एजुकेट पेशेंट दैट इफ़ेक्ट में टेक 2 to 4 वीक्स, मतलब दवाई को अपना एक्शन देने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अब आगे देखेंगे एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है, और इनको एंग्जियोलाइटिक्स भी बोलते हैं ड्रग्स को। इसके एग्जाम्पल है डायजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम और बसपाइरोन। ठीक है, बसपाइरोन ये इसके एग्जाम्पल है। इनके एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, गावा एक्टिविटी जो होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन काम होता है उसको इंक्रीज कर देंगे, इन्हेंस कर देंगे गावा एक्टिविटी को ब्रेन में, और जिससे कामिंग इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन काम हो जाएगा। ठीक है, अब इनके डोसेज और रूट की बात करें तो जो डायजेपाम है ये 2 to 10 mg यूज़ किया जाता है ओरली या IV दे सकते हैं। लोराजेपाम जो है 1 to 4 mg इसकी डोज यूज़ में लाई जाती है, इसको भी ओरली या IV दे सकते हैं। और जो एल्प्राजोलाम है ये आपकी 0.25 to 1 mg इसकी डोज ओरली यूज़ की जाती है एडमिनिस्टर कराने के लिए। आगे इंडिकेशंस देखें तो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया और स्टेटस एपिलेप्टिकस, इनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ में लाई जाती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मायस्थेनिया ग्रेविस और सीवियर लीवर डिसीज, इन तीनों को ट्रीट करने के लिए मतलब इन तीनों की कंडीशन में ये ड्रग नहीं देनी है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो अल्कोहल, ओपियोइड्स और सेडेटिव्स, इनके साथ मिलकर ड्रग इंट्रैक्शंस प्रोड्यूस कर सकती है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राउजीनेस, डिजीनेस और आपका फटीग, ये आपकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डिपेंडेंस। ठीक है, ये होते हैं आपके। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और आपका डिपेंडेंस हो सकता है, मतलब आपको इन दवाइयों की लत लग सकती है। ये होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसके कोमा हो सकता है और सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है ओवरडोज से। ठीक है, अब आगे देखेंगे नर्स रोल। नर्स रोल क्या है? मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, अवॉइड सडन विथड्रॉल और एजुकेट अबाउट एडिक्शनल रिस्क। ठीक है, आगे देखेंगे एंटी कन्वल्जेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी कन्वल्जेंट्स यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इनके बारे में देख लेते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले कोई कॉमन ड्रग्स हैं कुछ, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे फेनिटोइन, सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामेजेपाइन, लेवेटिरासिटाम। ठीक है, थोड़े हार्ड नाम है इनके। फेनिटोइन, सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामेजेपाइन, ठीक है, और लेवेटिरासिटाम, ये आपके ड्रग्स हैं एंटी कन्वल्जेंट्स। अब इनके एक्शन देख लेते हैं। प्रिवेंट एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ब्रेन, जो आपके ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। और इसकी डोज और रूट की बात की जाए तो ये आपके फेनिटोइन जैसे ड्रग है आपके 100 mg होती है, TDS मतलब दिन में 3 बार आपको यूज़ करनी होती है, ओरली या IV। वेलप्रोएट आपकी ड्रग है, वेलप्रोएट, ये 500 to 2000 mg पर डे इसकी ड्रग डोज यूज में लाई जाती है और ओरली इसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं। कार्बामेजेपाइन है आपकी ड्रग है, ये आपकी 200 to 1200 mg पर डे यूज में लाई जाती है और इसका रूट है ओरली रूट से एडमिनिस्टर कराई जाती है। इंडिकेशंस की बात की जाए किस किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं तो एपिलेप्सी, सीजर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये वाली जो ड्रग्स हैं ये यूज़ में लाई जाती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर लीवर डिसीजेस, प्रेगनेंसी और हाइपर सेंसिटिविटी जैसी कंडीशंस में ये जो आपके ड्रग्स हैं इनको यूज़ में नहीं लाना है। ठीक है, आगे ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, वारफारिन है और आपकी जो एल्कोहल है, इनके साथ मतलब अलग अलग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ मिलके या वारफारिन के साथ मिलके, एल्कोहल के साथ मिलके ड्रग इंट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, या तो इनके इफेक्ट्स को कम करेंगी या बढ़ा देंगी। ठीक है, या कोई नया इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में डिजीनेस, नोजिया और ड्राउजीनेस हो सकता है। और एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हिपेटोटॉक्सिसिटी, ब्लड डिस्क्रेसियस और आपके स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हिपेटोटॉक्सिसिटी लीवर की जो टॉक्सिसिटी होती है लीवर सेल्स की, ब्लड डिस्क्रेसियस कर सकता है और स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम आपको कॉज कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी टॉक्सिसिटी की, तो टॉक्सिसिटी में इसका आएगा एटेक्सिया, नाइस्टेगमस और कोमा, ये कॉज कर सकता है अगर इसकी ओवरडोज हो जाएगी तो। अब बात करेंगे नर्स रोल की, तो मॉनिटर सीजर फ्रीक्वेंसी, सीजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉनिटर करनी है। चेक लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करने हैं। मेंटेन सीजर प्रिकॉशंस, जो सीजर प्रिकॉशंस हैं वो मेंटेन करने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ड्रग्स फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लाए जाते हैं। जैसे पहले हमें देखना है पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स कॉमन है जो कौन कौन से लिए जाते हैं। लेवोडोपा और कार्बिडोपा, ये ड्रग साथ में यूज़ किए जाएंगे। और आपके ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग है और आपका सेलेजिलिन, ये ड्रग हैं जो पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट करने में काम में लिए जाते हैं। एक्शन की बात की जाए तो इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी इन ब्रेन में जो डोपामिन की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और इंडिकेशंस की बात की जाए तो आपके पार्किंसनिज्म और पार्किंसंस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं आपके जो ये ड्रग्स हैं, जैसे कि लेवाडोपा और कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन और सेलेजिलाइन। ठीक है, ये डोपामिन की एक्टिविटी को ब्रेन में इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे पार्किंसन को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो नोजिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिस्काइनेसिया, इनको ट्रीट करने इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन ड्रग्स के।
अब आगे नर्स रोल देख लेंगे तो वही है, मॉनिटर मोबिलिटी, पेशेंट की जो मोबिलिटी है उसे मॉनिटर करना है, फॉल्स को प्रिवेंट करना है। ऑब्जर्व फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं पेशेंट के पार्किंसन डिसीज़ में जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आगे देखेंगे एल्जाइमर्स डिसीज़। एल्जाइमर्स डिसीज़ में जो कॉमन ड्रग आपके यूज़ में लाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके डोनेपेजिल, राइवास्टिगमाइन और मीमेंटाइन। ठीक है, मीमेंटाइन, ये आपके ड्रग्स हैं कॉमनली यूज्ड जो कि अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ में लाए जाते हैं। एक्शन की बात करें तो इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस एंड मेमोरी, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपके जो ये ड्रग्स हैं डोनेपेजाइल, राइवास्टिगमाइन, मीमेंटाइन, ये अल्जाइमर डिसीज़ में आपके कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनके वही है, नोज़िया, डायरिया, डिजीनेस। और नर्स रोल की बात करें तो कॉग्निटिव स्टेटस पेशेंट का असेस करना है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है और जो आपकी फैमिली है उसको सपोर्ट करना है और उसको एजुकेट करना है। अब बात कर लेते हैं मिससेलेनियस CNS ड्रग्स के बारे में। ठीक है, मिससेलेनियस ड्रग्स CNS ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल क्या करेगा? यूज्ड टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो आपका मैनिटोल है ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है आपको उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प में लाया जाता है। ठीक है, मैनिटोल ड्रग जो है किस में लाई जाएगी? आपकी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो मैनिटोल ड्रग है ये लाई जाती है यूज़ में। ये कुछ मिससेलेनियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके बारे में? मैनिटोल के बारे में। तो मैनिटोल आपका क्या करेगा? यूज्ड टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए काम में लाया जाएगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फ्लूइड इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, मैनिटोल जो ड्रग है आपकी ये यूज़ में लाई जाती है। अब आगे देखेंगे नर्स रोल क्या है। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज चेक करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है पेशेंट का। ठीक है, CNS स्टिमुलेंट्स की बात की जाए तो कॉमन ड्रग्स हैं कैफीन, मिथाइलफेनिडेट और एम्फीटेमाइन। ये होते हैं आपके CNS स्टिमुलेंट्स ड्रग्स, जैसे कि कैफीन हो गई, कॉफ़ी में जो होती है, मिथाइलफेनिडेट हो गया आपका और एम्फीटामाइन हो गया। ठीक है, ये आपके CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं। इनके एक्शन की बात की जाए तो स्टिमुलेट CNS और इंक्रीज अलर्टनेस। ये क्या काम करते हैं? CNS को स्टिमुलेट करते हैं और आपके अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं उनमें कैफीन होता है जो कि आपके अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, CNS को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है? ADHD और नैर्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इंसोम्निया, टैकीकार्डिया और नर्वसनेस। ठीक है, इंसोम्निया, टैकीकार्डिया और नर्वसनेस ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नींद की कमी या हार्ट रिदम्स बढ़ना, नर्वसनेस होना। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो डिपेंडेंस, इसकी आदत पड़ सकती है, लत लग सकती है इन ड्रग्स की, और हाइपरटेंशन हो सकता है। नर्स रोल की बात करें तो BP पल्स मॉनिटर करना है और जो स्लीप पैटर्न है उसको असेस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल के बारे में। तो ये क्या करते हैं? ये क्या होते हैं? CNS डिप्रेसेंट होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेसेंट एसिडेटिव का काम करते हैं उनके लिए। इफेक्ट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? जैसे अल्कोहल क्या करता है? बॉडी में रिलैक्सेशन, इम्पेयर्ड जजमेंट और सिडेशन इसका फंक्शन करता है, एक्शन करता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, कोमा कर सकता है और ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगी तो डेथ भी कॉज कर सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो जो एयरवे है उसमें एयरवे को मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल मिथानॉल पॉइजनिंग। जो मिथानॉल पॉइजनिंग होती है, मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग होती है, उसको ट्रीट कैसे करना है उसके बारे में। तो इसके एंटीडोट्स होते हैं जो इसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है इथेनॉल और फिर है फोमेपाइजोल। ठीक है, इथेनॉल और फोमेपाइजोल जो कि आपकी मिथानॉल पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट्स होते हैं। एडिशनल ट्रीटमेंट में क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, हीमोडायलाइसिस भी हो सकती है। ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं आपके एडिशनल ट्रीटमेंट में इन ड्रग्स के साथ साथ। सिम्टम्स ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग, अगर आपको मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गई है तो क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं? ब्लड विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और आपका ब्लाइंडनेस हो सकती है।
आगे नर्स रोल की बात करें तो इमरजेंसी असेसमेंट, मॉनिटर एबीजी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, प्रिपेयर ठीक है। कहाँ थे हम? सॉरी, मिथेनॉल पॉइजनिंग के हम सिम्टम्स देख रहे थे, ठीक है ना। मिथेनॉल पॉइजनिंग में एडिस ट्रीटमेंट हमने देखा, और हम देख रहे थे कि आपका नर्स रोल क्या क्या है इसके, हमने ये देख ही लिए थे। सिम्टम्स ब्लड विजन हो सकता है, हेडेक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ब्लाइंडनेस, ये आपके क्या होते हैं इसमें सिम्टम्स होते हैं। और नर्स रोल क्या है, जो असेसमेंट इमरजेंसी असेसमेंट है वो करना है। मॉनिटर एबीजी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी और इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है। मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस इफ रिक्वायर्ड, अगर डायलिसिस रिक्वायर है तो वो भी करवानी है, ठीक है। ये हमने समरी है थोड़ी सी, ये तो नहीं देखते हमने, अभी अभी पढ़ाई है सब, ठीक है। तो ये हमारा 3rd यूनिट के सारे टॉपिक हमने एनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए हैं। तो 4th यूनिट की बात कर लेते हैं। ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके भी सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए एक तरफ से सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रोजेंस के बारे में। एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए। फीमेल सेक्स हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल्स में ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोजेंस, और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और भी जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी के डेवलपमेंट के लिए आपके जो एस्ट्रोजेंस हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब आगे देखेंगे कॉमन ड्रग्स, ठीक है। इसमें कॉमन ड्रग्स में आती हैं आपकी इथाइनाइल, एस्ट्राडियोल, वैलरेट और कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस, ठीक है। ये आपकी कॉमन ड्रग्स होती हैं जो कि एस्ट्रोजेंस में आती हैं। अब आगे देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होते हैं। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी स्टिमुलेट ग्रोथ करवाते हैं, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं, और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं डोजेज एंड रूट, कैसे इनकी कितनी डोज लेनी है और रूट कौन सा होने वाला है। जो इथाइनाइल एस्ट्राडियोल है इसको ओरली एडमिनिस्टर करना है 20 to 50 mcg माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, वेजाइनल प्रिपरेशंस के थ्रू भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशन में देखेंगे मीनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं, जब मीनोपॉज हो जाता है वुमन में तो उनमें इरिटेशन और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिस्बैलेंस हो जाता है, तब इन ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है। हाइपोगोनेडिज्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फॉर्म में, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT भी इसके बारे में भी देखेंगे, ये ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कब कब ये ड्रग यूज़ में नहीं लानी है। ब्रेस्ट कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में, लीवर डिसीज़ में और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स के कि जब ये बातें होंगी तो ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ में नहीं लाई जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शंस में क्या है, राइफाम्पिसिन डिक्रीजेज इफेक्टिवनेस। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, अगर इनको राइफाम्पिसिन के साथ लिया जाएगा तो ये क्या करेगा, इनके जो इफेक्ट है उनको डिक्रीज कर देगा। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स रिड्यूस इफिकेसी, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ अगर इनको यूज़ किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, जो इसकी इफिकेसी है उसको रिड्यूस कर देंगे। अब आगे देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में आपके नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है और ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है इन ड्रग्स के यूज़ करने से। और बात करें एडवर्स इफ़ेक्ट्स की तो हाइपरटेंशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसे DVT बोलते हैं, और स्ट्रोक, ये हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी में आपको सीवियर नोजिया और वेजाइनल ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है, ये टॉक्सिसिटी होती है इसकी, ठीक है। अब रोल ऑफ नर्स तो वही होता है आपका BP मॉनिटर करना है, थ्रोम्बोसिस के साइंस जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है और पेशेंट को उसके कॉम्प्लायंस के लिए एजुकेट करना है। अब देख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन्स के बारे में। ये कॉमन ड्रग्स क्या हैं प्रोजेस्टेरोन्स की। प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और नॉर्थस्टेरोन, ठीक है। ये होते हैं आपके प्रोजेस्टेरोन्स के कॉमन ड्रग्स, जिनका एक्शन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, जो ओव्यूलेशन है उसको इनहिबिट कराते हैं और प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। अब इसके डोसेज और ड्रग्स की बात कर लें
रूट की बात करें तो ओरली और आईएम इंजेक्शन के थ्रू और वेजाइनल सपोजिटरीज के थ्रू इनको यूज़ में लाया जाता है, एडमिनिस्टर कराया जाता है। इंडिकेशंस देखें कब कब इनको यूज़ करना है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन्स को यूज़ में लाया जाता है। अगर इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो लीवर डिसीज़ और ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे ये ड्रग्स यूज़ में नहीं लेनी है। बात आगे करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो वेट गेन, मूड चेंजेस और एक्ने हो सकते हैं इन ड्रग्स की वजह से। ठीक है, अब नर्सिंग रोल की बात करें तो मॉनिटर मेंस्ट्रुअल पैटर्न को मॉनिटर करना है, ठीक है, कि वो इरेगुलर है, ठीक है। एजुकेट रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट्स, जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग पेशेंट को एजुकेट करना है। अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सबसे पहले आपकी आती हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, COCS, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में टाइप्स हैं इसके, सबसे पहला टाइप है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, COCS बोल देते हैं इनको, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिक्स होते हैं, इनकी आपकी जो पिल्स होती हैं बनी हुई होती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। एक होती हैं आपकी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका एक्शन क्या होता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करवाता है, जो सर्विकल म्यूकस है उसको ठीक कर देता है और जो इम्प्लांटेशन है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल इसके, तो इथाइनिल एस्ट्राडियोल और लेवेनोगेस्ट्रोल, ठीक है, गैस्ट्रेल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इथाइनिल एस्ट्राडियोल प्लस लेवेनोगेस्ट्रोल, ठीक है। इसकी डोजेस की बात करें तो 1 टैबलेट डेली फॉर 21 डेज फॉलोड बाय 7 डेज गैप और प्लेसबो टैबलेट्स, ठीक है। ये जो टैबलेट्स हैं 21 डे तक फॉलो की जाती हैं 7 दिन के गैप पर, ठीक है, और या फिर प्लेसबो टैबलेट्स जो हैं ये, ठीक है। इंडिकेशंस की बात करेंगे, कब कब ये ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं, बर्थ कंट्रोल करने के लिए, डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए और PCOS को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ में लाई जा सकती हैं। अब बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे और DVT के टाइम पे और सीवियर हाइपरटेंशन के टाइम पे ये ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं कराई जानी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, स्पॉटिंग और वेट गेन हो सकता है। और आपके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स में स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे नर्सिंग रोल की, तो नर्सिंग रोल में क्या करना है, जो रेगुलर इनटेक है किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में पेशेंट को टीच करना है, और जो मिस पिल, अगर कोई पिल मिस हो जाती है तो उसके बारे में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन विद और विदाउट प्रोजेस्टेरोन आफ्टर मेनोपॉज। जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद फीमेल में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन को या तो प्रोजेस्टेरोन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं या फिर सिर्फ एस्ट्रोजन को बॉडी में एडमिनिस्टर कराना होता है फीमेल्स की। इस थेरेपी को बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके थ्रू जो हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं वुमेन में, उसकी वजह से एकदम से मूड स्विंग्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनको ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी यूज़ में लाई जाती है। इंडिकेशंस की बात की जाए तो हॉट फ्लशिस और आपके ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, ठीक है। अगर हॉट फ्लशिस हो रहे हैं वजाइना में और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये आपके ड्रग्स यूज़ में ये आपकी थेरेपी की जाती है। ये आपको मेनोपॉज के बाद देखने को मिलते हैं। आगे हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको इसके ब्रेस्ट टेंडरनेस और नोजिया हो सकती है फील, ठीक है। रिस्क्स की बात की जाए तो एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको देखने को मिल सकता है। आगे इसमें बात करेंगे नर्सिंग रोल की, तो बीपी मॉनिटर करना है और रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जाए, वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं आपको पता ही है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, अभी देखिए एक्शन में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप देख लीजिए, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, फॉर्म्स, वजाइनल टैबलेट्स और वजाइनल रिंग्स। इन सब की फॉर्म में आपके वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं। इनके एक्शन क्या होते हैं, ये स्पर्म और जो स्पर्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या जो उनकी मूवमेंट होती है स्पर्म की उनको प्रिवेंट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है नोनोक्साइनोल 9, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका एक यही वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वेजाइनल इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है। नर्सिंग रोल में क्या है, आपको जो पेशेंट को इंसर्शन टेक्निक है वो अच्छे से टीच
टीच करनी है कि किस तरह से इंसर्ट करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी। क्लोम्पिफेन सिट्रेट ड्रग होती है, इसका एक्शन होता है स्टिमुलेट्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने वाले ड्रग। इनफर्टिलिटी आपको पता है 1 और उससे ज़्यादा ईयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कंसाइडर कर दिया जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ में लाए जाते हैं? क्लोमिफेन सिट्रेट है सबसे पहले, इसका एक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट्स ओवुलेशन, ये फीमेल्स में ओवुलेशन स्टिमुलेट कराएगा। डोजेस की बात की जाए तो 50 mg इसकी डोज में दी जाएगी, ओरली एडमिनिस्टर करानी है 5 दिन तक। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो हॉट फ्लैशेस और ओवेरियन एनलार्जमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी आपकी ड्रग है, ये एक्शन क्या करेगा? नहीं, ड्रग नहीं है, एक सेकंड, ये हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ड्रग ये आपका क्या करेगा? ये भी आपको ओवुलेशन को इंड्यूस करेगा और इसका रूट क्या है? इंजेक्शन से इसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं बॉडी में। नर्सिंग रोल देखें तो वही ओवुलेशन मॉनिटर करना है और आपका वॉच फॉर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये आपके नर्सिंग रोल हैं। अब हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मतलब मेडिकली प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो देख लेते हैं। तो इसके बारे में ड्रग देखेंगे। सबसे पहले है माइफेप्रिस्टोन ड्रग है आपकी, इसका एक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर कॉजिंग डिटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये क्या काम करते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारी ड्रग है माइफेप्रिस्टोन, तो इसका एक्शन देख लेते हैं क्या करता है। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसका डिटैचमेंट हो जाता है और जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी डोज कितनी लेनी है? 200 mg इसकी डोज यूज में लाई जाती है, ओरली लेनी है, ओरली एडमिनिस्टर करानी है। एक ड्रग है आपकी टर्मिनेशन के लिए माइजोप्रोस्टोल। ठीक है, माइजोप्रोस्टोल ड्रग जो होती है ये आपकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाएगा। इसकी 400 to 800 mcg डोज यूज में लाई जाती है, ओरली एडमिनिस्टर करानी होती है। वेजाइनली और सबलिंगुअली इस ड्रग को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए इनके तो क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग और डायरिया हो सकता है। और आपके इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब किन किन केस में ये ड्रग नहीं देनी है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या एलर्जी है, वजाइनल एलर्जी, तब इन केस में ये ड्रग नहीं देनी है। नर्सिंग रोल की बात की जाए तो ब्लीडिंग मॉनिटर करनी है, पेन को असेस करना है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, आगे देखिए यूटेराइन स्टिमुलेंट्स होते हैं। यूटेराइन स्टिमुलेंट्स जो यूटेराइन को स्टिमुलेट करते हैं, सबसे पहले है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से हमको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एक्शन की बात की जाए तो स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब इसकी डोज की बात करें तो इसका जो इंडक्शन है IV इन्फ्यूजन PPH, IV 10 IU इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर और IV इसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस की बात की जाए तो इंडक्शन ऑफ लेबर और आपके पोस्टपार्टम हेमरेज, इनको ट्रीट करने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर और पोस्टपार्टम हेमरेज PPH जिसे बोलते हैं, इन केसेस में ये ड्रग यूज में लाई जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन और फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। नर्सिंग रोल की बात की जाए तो मॉनिटर फीटल हार्ट रेट और मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शंस। क्या करना है? जो फीटस है उसका हार्ट रेट मॉनिटर करना है और कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करना है। माइजोप्रोस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए क्या करता है। लेबर इंडक्शन करवाता है और PPH प्रिवेंशन के लिए और MTP मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के लिए माइजोप्रोस्टोल ड्रग का यूज़ किया जाता है। माइजोप्रोस्टोल लेबर इंडक्शन के लिए, PPH प्रिवेंशन के लिए और MTP के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के लिए माइजोप्रोस्टोल याद रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूटेराइन रिलैक्सेंट्स के बारे में। ये कौन से ड्रग होते हैं? यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जिनको टोकोलाइटिक्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं टर्ब्यूटालिन, नाइफेडिपिन और मैग्नीशियम सल्फेट। यूटेराइन रिलैक्सेंट्स होते हैं, नाम से क्लियर है, यूटेराइन में रिलैक्सेंट्स का काम करेंगे। एग्जाम्पल इसके हैं ही आपके टर्ब्यूटालिन, नाइफेडिपिन और मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसके एक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं।
रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे, और प्री टर्म लेबर जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ में लाई जाएंगी। कौन सी? आपकी यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जो कि आपके टर्ब्यूटालिन, नाइफेडिपिन, मैग्नीशियम सल्फेट है, प्री टर्म लेबर को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो आपका टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नर्सिंग रोल की बात करें तो मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन और मॉनिटर फीटल वेलबींग, ये आपके नर्सिंग रोल होते हैं। अब आपका 5th यूनिट है ड्रग्स यूज ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड। एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैक्सीन होती है, टीडी वैक्सीन होती है टिटेनस एंड डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस की वैक्सीन होती है टीडी, ठीक है, टिटेनस एंड डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए। शेड्यूल क्या होता है? TD1 जो होती है वो आपकी दी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में TD1 दी जाती है, और TD2 होती है वो आपकी 4 वीक्स लेटर, प्रेगनेंसी के 4 हफ्तों बाद ये वाली TD2 दी जाती है। इसके एक्शन क्या होते हैं? प्रिवेंट्स मैटरनल एंड न्यूनेट्स टिटेनस, जो मदर है और जो न्यूनेट है उसमें टिटेनस होने की जो संभावना है उनको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। रूट क्या है इसका? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू इसको एडमिनिस्टर कराया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेन एट इंजेक्शन साइट जहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? बस जहाँ पे इस इंजेक्शन लगेगा वहाँ पेन होगा और माइल्ड फीवर हो सकता है, ठीक है। नर्सिंग रोल की बात की जाए तो कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है और वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। आयरन सप्लीमेंटेशन की बात की जाए, कॉमन ड्रग कौन सी होती है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपकी ड्रग होती है, ठीक है। आयरन सप्लीमेंटेशन ये आपको प्रेग्नेंट मदर को जो होती है उसको एडमिनिस्टर करानी होती है फेरस सल्फेट। एक्शन क्या होता है इसका? जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। 60 mg एलिमेंटल आयरन जो होता है ये इसकी डोज होती है। 500 mcg फोलिक एसिड डेली ये डोज होती है आयरन सप्लीमेंटेशन की। एलिमेंटल आयरन जो होता है वो 60 mg, और जो फोलिक एसिड है वो आपको डेली 500 mcg देना होता है, ठीक है। रूट की बात करें तो ओरली इसको एडमिनिस्टर कराना होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल और नोजिया, ये होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। नर्सिंग रोल की बात करें तो एडवाइस इनटेक आफ्टर मील्स, भोजन मतलब खाना खाने के बाद ये ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है। एनकरेज विटामिन सी इनटेक, जो विटामिन सी है उसके एडमिनिस्टर को मतलब विटामिन सी का इनटेक एनकरेज करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड खाना है। और कौन सा है आपका? विटामिन K1 फाइटोनेडियोन होता है। इसका एक्शन क्या होता है? इसेंशियल फॉर क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाता क्योंकि उनका गट एकदम क्लीन होता है, और जो गट में जो वो होता है आपका कुछ वेस्ट मटेरियल, उसके थ्रू आपकी बॉडी में विटामिन K जो होता है वो सिंथेसिस होता है, लेकिन जो न्यूनेटल में बनेगा नहीं, और वो क्लोटिंग फैक्टर के लिए, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, तो इसलिए उनमें अलग से इसकी डोज देनी ज़रूरी होती है। कितनी डोज दी जाती है? 1 mg दी जाती है इंट्रामस्कुलरली, किसको? न्यूबॉर्न्स को आफ्टर बर्थ, ठीक है, ताकि उनमें क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस हो सके। इंडिकेशंस किस चीज़ के लिए दी जाती है? प्रिवेंशन ऑफ हीमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, जो हीमोरेजिक डिसीज हो सकती है उनको ट्रीट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए न्यूबॉर्न्स में ये डोज दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इंजेक्शन की साइड पे पेन हो सकता है, और नर्सिंग रोल की बात करें तो एडमिनिस्टर विद इन फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ के फर्स्ट आवर में एडमिनिस्टर कराना होता है। ये आपका नर्सिंग रोल है। अब बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। ये क्या है? इसकी क्लास दी हुई है, इसकी क्लास है यूटेरोटोनिक इसकी क्लास है। डोज की बात करें तो 10 इंटरनेशनल यूनिट होती है डोज इसकी। इंट्रामस्कुलर डिलीवरी के बाद एडमिनिस्टर कराई जाती है ऑक्सीटोसिन। अब इसका काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का जो इंडक्शन, जो लेबर है उसको इंड्यूस करता है, ठीक है, लेबर इंडक्शन करवाता है, और प्रिवेंशन ऑफ PPH, जो PPH है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसको प्रिवेंट कराता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो हाइपरटेंशन और वाटर इंटॉक्सिफिकेशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे नर्सिंग रोल की बात करेंगे। मॉनिटर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करना चाहिए, और जो ब्लीडिंग है उसको असेस करना है, ठीक है।
आपके माइज़ोप्रोस्टोल की बात की जाए, माइज़ोप्रोस्टोल जो है आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग क्लास से रिलेटेड करता है, ठीक है। और इसकी डोज की बात की जाए तो आपकी 600 mcg ओरली फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंशन, ठीक है। 600 mcg ओरली एडमिनिस्टर करानी है आपको माइज़ोप्रोस्टोल। अभी हमने ऊपर भी देखी थी, पोस्टपार्टम हेमरेज, लेबर इंडक्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन चीज़ों के लिए ये यूज़ में लाई जाती है, इसकी इंडिकेशन है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो फीवर, चिल्स और डायरिया। एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि जो आपकी माइज़ोप्रोस्टोल है ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग्स क्लास से रिलेट करती है। 600 कौन सी, माइज़ोप्रोस्टोल, याद रखना है नाम माइज़ोप्रोस्टोल। और आपकी 600 mcg ओरली फॉर PPH प्रिवेंशन, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज हो, लेबर इंडक्शन हो या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो, इन चीज़ों में आपकी जो माइज़ोप्रोस्टोल ड्रग है इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको फीवर, चिल्स और डायरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है आपकी एर्गोमेट्राइन। एर्गोमेट्राइन क्या काम करती है, इसका एक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसेस सस्टेन्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस करती है आपकी एर्गोमेट्राइन, ठीक है। ये होता है इसका एक्शन, ठीक है। आगे देखेंगे डोज जो होती हैं आपकी, इसकी कितनी डोज यूज़ की जाती है, 0.2 mg IV और IM और IV, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनसली। आपकी जो ये ड्रग है एर्गोमेट्राइन, इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली 0.2 मिलीग्राम एडमिनिस्टर करानी होती है बॉडी में, 0.2 mg, ठीक है ना। तो याद रखना है ये क्या काम करती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करवाती है एर्गोमेट्राइन। अब इसके यूज़ देख लीजिए किस लिए काम में आती है। ये पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH को ट्रीट करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो नोज़िया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और आपके नर्सिंग रोल की बात की जाए तो मॉनिटर BP बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ये है फिर आपकी मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2A अल्फा, कार्बाप्रोस्टोल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्शन भी होता है, ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अब इसकी डोज की बात की जाए तो 250 mcg IM एवरी 15 to 19 मिनट्स, मैक्सिमम 2 mg, ठीक है। 250 mcg इसकी डोज होती है जो कि इंट्रामस्कुलर हर 15 से 90 मिनट में दी जाती है। और इसकी मैक्सिमम डोज जो होती है वो 2 mg तक यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बाप्रोस, ठीक है। एक्शन क्या होता है इसका, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसको, जो बहुत सीवियर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो एज़मा को ट्रीट करने के लिए ये आपका नहीं, जिन पेशेंट में एज़मा होता है उनको ये वाली ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करा सकते, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म और फीवर, ये आपके इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म और फीवर। और नर्सिंग रोल की बात करें तो वही है, रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग को असेस करना है। मैग्नीशियम सल्फेट आती है बाद में ड्रग, जिसका एक्शन क्या है, CNS डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। ये इसका एक्शन है, CNS को डिप्रेसेंट का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और एंटी कन्वल्जेंट का एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके इंडिकेशंस की बात करें तो सीवियर प्रीक्लैम्पसिया और इक्लैम्पसिया, ये इसके इंडिकेशंस हैं जिनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग एडमिनिस्टर करानी होती है। इसकी लोडिंग डोज की बात करें तो 4 to 6 ग्राम IV, इंट्रावस्कुलरली इसको 4 to 6 ग्राम इसकी डोज होती है जो कि एडमिनिस्टर कराई जाती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट जो कि आपके CNS डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्जेंट इसका एक्शन होता है। और आपका ये क्या कहते हैं, सीवियर प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है मैग्नीशियम सल्फेट। और आपकी 4 to 6 ग्राम इंट्रावेस्कुलर ये यूज़ की जाती है। मेंटेनेंस डोज की अगर इसकी बात की जाए तो ये 1 to 2 ग्राम पर आवर दी जाती है IV इन्फ्यूज़न के थ्रू, क्या मेंटेनेंस डोज के थ्रू, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फ्लशिंग, ड्राउजीनेस और मसल वीकनेस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी साइंस की, तो एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं आपके टॉक्सिसिटी साइंस में, जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नर्सिंग रोल की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है कि 12
ब्रीथ पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। मॉनिटर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो पेटेलर रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक करने हैं, पटेलर रिफ्लेक्सेस, ठीक है। लास्ट हमारा जो ड्रग है इस चैप्टर का वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसको क्या काम में होता है, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। जो भी हमने ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि जो डीप टेंडर रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उनको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट की डोज दी जाती है 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन IV स्लोली। मतलब जो 10% IV सोल्यूशन होता है, 10% सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, IV, वो इसका ही 10 ml का 10% उसको IV इंट्रावेस्कुलरली एडमिनिस्टर कराते हैं स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। इंडिकेशंस की बात करें तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी और हाइपोकैल्सीमिया, ये इसके इंडिकेशंस होते हैं मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया और अरिथमियास, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस ड्रग का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, तो अरिथमियास हो सकते हैं और आपका ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नर्सिंग रोल क्या है। कीप रैपिडली अवेलेबल व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड, मॉनिटर ECG एंड वाइटल साइंस, ठीक है। ये आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये आपकी 5th यूनिट भी कंप्लीट होती है। सारे टॉपिक INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए हैं कि मिससेलेनियस ड्रग्स, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। अब इसमें भी सारे टॉपिक INC वाले सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्रग्स यूज फॉर डी एडिक्शन, ठीक है। जो डी एडिक्शन होते हैं, किसी चीज़ किसी ड्रग की एडिक्शन हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लाए जाते हैं डी एडिक्शन के लिए, उन ड्रग्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डी एडिक्शन ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स used to help patients stop dependence on alcohol, opioids, nicotine and other addictive substance। जो addictive substance होते हैं जैसे कि alcohol, opioids, nicotine, ठीक है, इनकी जो डिपेंडेंस होती है, जो इनकी लत लग जाती है कुछ पेशेंट्स को, उन्हें छुटवाने के लिए ये ड्रग्स यूज़ में लिए जाते हैं, डी एडिक्शन ड्रग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल डी एडिक्शन, जिसका हमारा एग्जाम्पल है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम ऐसा ड्रग्स है जो अल्कोहल के एडिक्शन को कम करता है। इसका एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है उसको इनहिबिट करता है। कॉजेस इन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। जब अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं तो ये क्या कर देगा, जो आपका एसिटाल्डिहाइड है उसको एक्यूमुलेट कर देगा, ठीक है। और जो आपका एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है उसको इनहिबिट करेगा। अभी आगे देखिए सब समझ में आएगा, ठीक है। इसकी डोज की बात करें, मतलब यही है, अल्कोहल जो है उसको एडिक्शन को कम कर देगा। जो इसकी डोज है वो 250 to 500 mg ओरली यूज़ की जाती है डेली, ठीक है। अब इसके इंडिकेशंस की बात की जाए तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए जिसमें आपको मतलब क्रोनिक एल्कोहलिज्म के फॉर्म अगर हो रहा है, किसी को बहुत लत है शराब पीने की, अल्कोहल लेने की, तो उसमें इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ में ली जा सकती है, ठीक है। अगर और ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें ड्रग यूज़ में नहीं लेनी, तो वो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। सीवियर लीवर, किसी को बहुत ही सीवियर लीवर डिसीज़ है, कार्डियक डिसीज़ है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको क्या करता है, ये वाली ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं करानी है पेशेंट को। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राउजीनेस, हेडेक और मेटालिक टेस्ट हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सीवियर रिएक्शन विद अल्कोहल, जैसे फ्लशिंग, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग रोल है पेशेंट को अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए एजुकेट करना है और उसके लीवर फंक्शन को मॉनिटर करना है। नॉल्ट्रेक्सोन है, नॉल्ट्रेक्सोन आपकी ड्रग है जो कि अल्कोहल डी एडिक्शन का वर्क करेगी, एक्शन करेगी। एक्शन क्या है इसका, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है ये। जो ओपियोइड होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं उनको एंटागोनिस्ट का वर्क करेगी, एक्शन करेगी। और जो अल्कोहल की क्रेविंग है उसको रिड्यूस करेगी आपकी नॉल्ट्रेक्सोन, ठीक है। कौन सी, नॉल्ट्रेक्सोन, ठीक है। आगे देखिए, अब आपकी इसकी डोज देख लेते हैं। नॉल्ट्रेक्सोन की 50 mg ओरली इसकी डोज यूज़ में लाई जाएगी, ठीक है। ओरली एडमिनिस्टर करानी है 50 mg डोज डेली, ठीक है। अब आगे देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि नोजिया, हेडेक और डिजीनेस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
ना। तो ओपियोइड डी एडिक्शन ड्रग इसके एग्जांपल है मीथाडोन, ठीक है। मीथाडोन का एक्शन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड एगोनिस्ट होता है ये, ठीक है। जो ओपियोइड है उसके लिए एगोनिस्ट होगा, लॉन्ग एक्टिंग होता है ये, ओपियोइड एडिक्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मीथाडोन। इसके यूजेस देख लेते हैं। जो हीरोइन डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। हीरोइन डिपेंडेंस मतलब जो हीरोइन होती है, ड्रग होती है एक तरह की, जो कि आपको सिडेटिव कॉज करती है और आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो उसका जो डिपेंडेंस होती है, उसकी जो लत होती है, उसको छुड़ाने के लिए यूज़ में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके सिडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है ये, ठीक है। आगे एक ड्रग दी हुई है ब्यूप्रेनोफाइन। ब्यूप्रेनोफाइन क्या काम करती है, पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट होती है, जो कि आपकी ओपियोइड विड्रॉल मैनेजमेंट के यूज़ में इसको लिया जाता है, ठीक है। आगे हमारी ड्रग्स हैं यूज्ड इन सीपीआर एंड इमरजेंसीज। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिनेशन और इमरजेंसीज में जो ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं, उन ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एड्रीनलिन आपकी ड्रग है जिसका एक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ये क्या करती है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी आपकी एड्रेनालिन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये हम एड्रेनालिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या करती है, जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है और आपके जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी डोज कितनी ली जाएगी एड्रेनालिन की। कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे 1 mg इसकी डोज आईवी ली जाती है, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं एवरी 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। आगे देखिए इसके इंडिकेशंस क्या हैं, किस किस कंडीशन में इसे दे सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में, एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन में और सीवियर एजमा की कंडीशन में। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो टैकीकार्डिया, एंजाइटी और हाइपरटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बात करें नर्सिंग रोल की तो मॉनिटर ईसीजी और मॉनिटर बीपी एंड पल्स, ठीक है। बात करते हैं आगे क्लोरफेनिरामाइन की, तो इसकी क्लास ये एंटीहिस्टामाइन से रिलेट करती है। और एक्शन की बात करें तो ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था एंटीहिस्टामाइंस के बारे में, जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। यूजेस क्या होंगे इसके, वही हैं एलर्जिक रिएक्शंस में और आपके एनाफाइलैक्सिस, जो कि एड्रेनालिन के साथ में इसके यूज़ हैं। डोज की बात की जाए तो 10 to 20 mg आईवी और IM यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास से रिलेट करता है। और इसके यूज़ की बात की जाए तो ये आपके एनाफाइलैक्सिस, शॉक और एजमा, इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। डोज की बात करें तो 100 to 200 mg आईवी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया और फ्लूइड रिटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डेक्सामेथासोन ड्रग है जो कि आपकी लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास से रिलेट करती है। इसके यूजेस की बात की जाए तो किस किस यूज में ला सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा, सेवरल एलर्जीज़ और सीवियर एलर्जीज़ और आपके एजमा को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग आपकी यूज़ में लाई जा सकती है। डोज की बात करें तो 4 to 8 mg आईवी और IM यूज़ की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हाइपरग्लाइसेमिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन में ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलाइट फ्लूइड्स। क्रिस्टलाइट फ्लूइड्स में क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन होता है 0.9%, जिसका क्रिस्टलाइट जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन कितना होता है, 0.9%। कॉम्पोजिशन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है आपका वाटर में, ठीक है। ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। आगे इसके यूजेस देखें तो इसके यूजेस होते हैं डिहाइड्रेशन, शॉक और हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। रिंगर लैक्टेट RL सॉल्यूशन जो होता है आपका, ये इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और लैक्टेट ये कंटेन करता है, ठीक है। और इसके यूजेस की बात की जाए RL की तो ये बर्न्स, ट्रॉमा और सर्जरी को ट्रीट करने में काम में आता है। डेक्सट्रोज की बात करें, डेक्सट्रोज 5% होता है, ठीक है। DNA से D5W बोलते हैं इसको। हाइपरग्लाइसीमिया और मेंटेनेंस फ्लूइड को ट्रीट करने की कंडीशन में ये यूज़ में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है पोटेशियम क्लोराइड, जिसका यूज़ होता है हाइपोकैलेमिया में। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये कार्डियक अरिथमियास कॉज कर सकता है। नर्सिंग रोल की बात की जाए तो नेवर गिव IV पुश डाइल्यूट प्रॉपरली, अच्छी तरह से डाइल्यूट करके तभी एडमिनिस्टर कराना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में हमने ऊपर भी देखा था। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। कॉमन पॉइजन्स एंड देयर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिसका एक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब्स पॉइजन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो GIT होता है आपका, उसमें जो पॉइजन होता है
उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम आपकी इसकी डोज यूज़ में लाई जाती है। मैनी ओरल पॉइजनिंग्स जो होती हैं, ओरली कोई पॉइजन आपने अगर एडमिनिस्टर कर लिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ में लाई जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो कोरोसिव पॉइजनिंग और हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग ये होती हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन और ब्लैक स्टूल इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और नर्सिंग रोल की बात की जाए तो एडमिनिस्टर अर्ली आफ्टर पॉइजनिंग, ठीक है, एडमिनिस्टर अर्ली आफ्टर पॉइजनिंग, आपको पॉइजनिंग के बाद में इसको एडमिनिस्टर करना होता है। आगे बात करते हैं आईपेसेक की। इसका एक्शन क्या होता है, इंड्यूसेस वोमिटिंग, ये आपकी इमेटिक ड्रग होती है जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करती है। यूजेस क्या होते हैं इसके, पॉइजनिंग को प्रिवेंट, जो आपने कोई पॉइजनिंग हो गई है तो जो पॉइजन है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। करंट इज रेयरली रिकमेंडेड नाउअडेज, आजकल इनका यूज़ बहुत कम होता है। एंटीडोट्स की बात करें, पॉइजन होते हैं जैसे कि ओपियोइड्स, तो इसका एंटीडोट होता है नैलोक्सोन। पैरासीटामोल का एंटीडोट है एसिटाइल सिस्टीन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस का है एट्रोपिन प्लस प्रालिडोक्सिम, ठीक है। और आपका बेंजोडियाज़ेपाइन्स का फ्लूमाजेनिन। आयरन पॉइजनिंग का डिफोरेक्साइम। इपेरिन की बात करें तो इसका एंटीडोट होता है आपका प्रोटामाइन सल्फेट। और वार्फोरिन का होता है विटामिन के, ठीक है। एंटी स्नेक वेनम ASF, ये क्या होता है, इसका एक्शन देख लीजिए, न्यूट्रलाइजेज स्नेक वेनम टॉक्सिन। जो स्नेक के वेनम के टॉक्सिन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपके एंटी स्नेक वेनम यूज़ किए जाते हैं। आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। और जो स्नेक बाइट्स के पॉइजन्स होते हैं उनसे ट्रीट कराने के लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, एनाफाइलैक्सिस, फीवर और रैश, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नर्सिंग रोल की बात करें तो कीप एड्रेनलिन रेडी, मॉनिटर वाइटल साइंस, ठीक है। आगे देख लेते हैं विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन, फैट्स। और इसमें विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन में सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन देख लेते हैं। आपको पता है विटामिन ए है ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने में, टॉक्सिसिटी होती है इसकी हेडेक और लीवर डैमेज। विटामिन डी जो होता है आपकी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया को ट्रीट करने में। और हाइपरकैल्सीमिया इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ओवरडोज हो जाए। जो विटामिन ए है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन के जो होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर और न्यूबॉर्न और प्रोफाइलैक्सिस को ट्रीट करने में। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन बी होता है न्यूरोपैथी और डेफिशिएंसी स्टेट्स को ट्रीट करने में। और विटामिन सी जो होता है आपका स्कर्वी और वुंड हीलिंग को ट्रीट करने में यूज़ में लिया जाता है। मिनरल सप्लीमेंट की बात की जाए तो आयरन होता है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। कैल्शियम होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस और प्रेगनेंसी के टाइम पे। जिंक होता है जिसको डायरिया, वुंड हीलिंग और प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स एंड सेरा की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम VUIP, ठीक है। एट बर्थ के टाइम पे आपको BCG, OPV और आपका हेपेटाइटिस B डोज ये आपकी दी जाती है बर्थ के टाइम पे, ठीक है। 6 वीक्स, जब बेबी 6 वीक का हो जाता है तो पेंटावेलेंट 1, OPV1, IPV1, रोटावायरस 1 और PCV1 ये वाली वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करानी होती हैं। 10 वीक्स का बेबी होने पे पेंटावेलेंट 2, OPV2, रोटावायरस 2 ये आपकी जो वैक्सीन्स हैं वो एडमिनिस्टर करानी होती हैं। और 14 वीक जब हो जाते हैं तो आपका पेंटावेलेंट 3, OPV3, IPV3, रोटावायरस 3 और PCV2 ये वाली जो वैक्सीन्स है एडमिनिस्टर करानी होती हैं। 9 to 12 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो MR1, JE, एंडेमिक एरियाज और PCV बूस्टर ये वाले वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करानी होती हैं। और 16 to 24 मंथ्स का जब बेबी होता है तो DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर एंड MR2 और JE2 ये वाली आपकी जो ड्रग्स हैं ये यूज़ में ली जाती हैं, ठीक है। आगे 5 to 6 ईयर्स का जब बेबी हो जाता है तो उस टाइम पे DPT बूस्टर 2 डोज दी जाती है। और 10 ईयर्स होने पर TD जो हमने ऊपर पढ़ी थी टिटेनस वाली ये वाली आपकी डोज दी जाती है 16 ईयर पे TD, ठीक है, क्लियर है। अब एंटी कैंसर ड्रग्स देख लेते हैं। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के बारे में सबसे पहले आएगा एल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में देख लेते हैं। यूजेस क्या है इसके, ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है।
आपके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो बोन मैरो सप्रेशन और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, इनको ट्रीट करने के लिए ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बोन मैरो सप्रेशन और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, जो आपका ये है ये एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, एल्काइलेटिंग, देखिए स्टार्टिंग से देखिए एक बार, एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में देख रहे हैं हम। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसमें हमें देखना है साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके यूजेस क्या है ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, बोन मैरो सप्रेशन और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। आगे देखिए एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। इसका एग्जांपल है आपका मेथोट्रेक्सेट। इसके यूज़ क्या होते हैं, ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि माउथ अल्सर्स और बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, आगे देखिए 5-फ्लोरो यूरेसिल 5FU बोलते हैं, इसके यूजेस होते हैं जीआई कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए एंटीबायोटिक एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सोरूबिसिन होता है एंटीबायोटिक एंटी कैंसर ड्रग। इसके यूजेस क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसके एडवर्स इफेक्ट्स दिए हुए हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है ये। ठीक है, प्लेटिनम कॉम्पाउंड्स होते हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन, यूजेस क्या होते हैं इसके टेस्टिकुलर कैंसर और ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जनरल साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी जो होते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर लॉस हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, बोन मैरो सप्रेशन, इन्फेक्शन रिस्क और फटीग, ये इसके क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आगे देख लेते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो CPC कंप्लीट ब्लड काउंट को मॉनिटर करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, न्यूट्रिशन एनक्रेज करना है और नोजिया मैनेज करना है, और आपके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं उनको मॉनिटर करना है। ये होते हैं आपके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देख लेते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में। इम्यूनोसप्रेसेंट्स की डेफिनेशन देख लीजिए, ड्रग दैट सप्रेस इम्यून सिस्टम एक्टिविटी। कभी कभी इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उनको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं। तो इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है साइक्लोस्पोरिन। इसका यूज़ क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ऑटो इम्यून डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हाइपरटेंशन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टैक्रोलाइमस है आपका, इसके यूज़ क्या होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रिवेंशन में। और आपके इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ट्रीमर्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात की जाए तो इसके एग्जांपल है आपके प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि ऑटोइम्यून डिसीज़ और आपके ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में दी जाती है उनको ट्रीट करने के लिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो इन्फेक्शन साइन मॉनिटर करने हैं, लाइव वैक्सीन्स अवॉइड करनी है और किडनी फंक्शंस मॉनिटर करने हैं। आगे इम्यूनो स्टिमुलेंट्स देख लेते हैं जो आपके इम्यून रेस्पॉन्स को एनहेंस करने का काम करेंगे। तो उसमें आते हैं आपके वैक्सीन्स जैसे कि BCG की वैक्सीन, हेपेटाइटिस B और MR वैक्सीन। ठीक है, इंटरफेरॉन्स होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शंस और सर्टेन कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन्स यूज़ में करते हैं इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो फीवर और फटीग। आगे देखिए कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, इसके एग्जांपल है फाइलग्रेस्टिम, GCSF। ठीक है, आगे देखिए यूजेस इंक्रीजेस WBC काउंट आफ्टर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है उसके बाद WBC काउंट को इंक्रीज करने के लिए ये ड्रग यूज़ में लाई जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बोन पेन हो सकता है। आगे देखिए ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये तो इसी का ही है। अब ये चैप्टर जो था हमारा कंप्लीट हो गया, बस 2 चैप्टर बचते हैं, उन्हें और देख लेते हैं। ठीक, तो 7th यूनिट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स यूज्ड इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेडिसिन का अल्टरनेटिव सिस्टम क्या है। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन are traditional methods of treatment that use natural remedies and holistic approaches to maintain health and treat diseases. These systems are widely practiced in India and complement modern medicine. ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि पहले से इंडिया में यूज़ होता है, जिसमें नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है, नेचुरल तरीक़ों का यूज़ किया जाता है, जो पुरानी मान्यताएं उनके आधार पे डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है और हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए आगे समझ में आएगा। जैसे आयुर्वेदा है, ठीक है, आयुर्वेदा क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया में मेडिसिन सिस्टम जो आपका ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का, ठीक है, आयुर्वेदा, बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ 3 दोसास। ठीक है, 3 दोसास होते हैं इसमें, क्या कौन से, वात, पित्त, कफ।
यूज़ हर्ब्स, मिनरल्स, डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो ये आपका आयुर्वेदा है, इसमें ये 3 वेद दशाज होती हैं, दशा बोलते हैं शायद इनको, दशाएँ होती हैं ना, दशाएँ ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे 3 होती हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें क्या होता है, यूज़ हर्ब्स, मिनरल्स, डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो कुछ कॉमन आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे अश्वगंधा होती है जो कि स्ट्रेस और वीकनेस को कम करने के लिए यूज़ में लाती जाती हैं। तुलसी होती है जो कफ और कोल्ड को, आंवला होता है जो विटामिन सी का सोर्स होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, नीम है जैसे स्किन डिसीजेज, और त्रिफला है ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, आयुर्वेदा में यूज़ की जाती हैं। फिर होती है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है, ये डेवलप्ड बाय सैमुअल हाहनेमान, ठीक है। ये हैं जिन्होंने डेवलप की थी होम्योपैथी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंट्यूर। देखिए अभी समझिए आगे आगे क्या है, ये तो हमारे भी समझ आया क्या है। यूजेस हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन। इसमें जो हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में वो यूज़ की जाती है। कॉमन होम्योपैथिक ड्रग्स क्या हैं, अर्निका होती है जो इंजरी और ब्रूसिस को ट्रीट करने में, बेलाडोना जो फीवर और इन्फ्लामेशन को, नक्स वोमिका जो कि इंडाइजेशन को, और रूस टॉक्सिको डेंड्रोन जॉइंट पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। एक यूनानी सिस्टम होता है ओरिजिनेटेड इन ग्रीस एंड डेवलप्ड बाय अरब फिजिशियंस। ग्रीस में ये ओरिजिनेट हुआ था और जो अरब फिजिशियंस हैं उनके थ्रू इसे डेवलप किया गया था, बेस्ड ऑन बैलेंसिंग 4 ह्यूमर्स। 4 ह्यूमर्स जो होते हैं उनको बैलेंस करने के ऊपर बेस होता है, जैसे ब्लड, फ्लेगम जिसे बलगम बोलते हैं, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, इनके ऊपर ये बेस होता है। ये 4 बैलेंसिंग ह्यूमर्स हैं। कॉमन यूनानी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि अश्वगंधा, माजून प्रिपरेशंस, शरबत प्रिपरेशंस, रोगन जिसे बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके कॉमन यूनानी ड्रग्स। आगे देखिए यूज फॉर किस किस यूज़ में लिए जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, स्किन डिसीज़ में और रेस्पिरेटरी डिसीज़ में ट्रीट करने के लिए। सिद्धा सिस्टम को देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम मेनली प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। सिद्धा सिस्टम जो है ये आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि आपके साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। साउथ की तरफ यूजेस हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेटल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। फोकसेस ऑन मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम, जो बॉडी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने को फोकस किया जाता है। इसमें जो ड्रग यूज़ होते हैं कॉमन वो होते हैं चेंदुरम, पार्पम और आपका कोदिनियर प्रिपरेशंस। अब इसके किस किस यूज़ में आता है, ये अर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। कुछ आपके ड्रग यूज फॉर कॉमन एलिमेंट्स, कुछ आपके जो कुछ बीमारियां होती हैं कॉमन से उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दिए हुए हैं। जैसे फीवर होता है उसको ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल, तुलसी, नीला वेम्बू, पुदीना ये ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। कफ एंड कोल्ड होते हैं जिसमें आपके एंटीहिस्टामिन्स, तुलसी, हनी। कॉन्स्टिपेशन में लैक्टिलोसा, ट्रिफला। डायरिया के लिए ORS और प्रोबायोटिक्स। एसिडिटी के लिए एंटासिड्स, आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव प्रिपरेशंस, ठीक है। आपके पेन के लिए NSAIDs, आयुर्वेदिक ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर 8th जो यूनिट है वो है आपकी फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्रेस्क्राइबिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेलेक्ट्स एंड ऑथराइजेज अ मेडिसिन फॉर अ पेशेंट बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट। पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट करके उसे क्या करता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है फिजिशियन। गोल ऑफ प्रेस्क्राइबिंग क्या होते हैं, डिसीज़ को क्योर करना, सिम्टम्स से रिलीव करना, इलनेस को प्रिवेंट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और प्रमोट करना आपके पेशेंट की सेफ्टी को। प्रिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर, जो नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं उनके प्रेस्क्रिप्टिव रोल क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर NP इज एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्स, ठीक है, टू असेस, डायग्नोस, प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस एंड मैनेज पेशेंट केयर, ठीक है। आगे समझ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इसकी ये देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। अच्छा, पेशेंट का असेसमेंट करना होता है, उसकी डिसीज़ को डायग्नोस करना होता है, सेलेक्टिंग मेडिसिन, जो मेडिसिन है उनको सेलेक्ट करना है, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, पेशेंट को एजुकेट करना है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखनी है।
अब देख लीजिए लीगल एंड इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू प्रेस्क्राइबिंग। कुछ लीगल और एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जो कि प्रेस्क्राइबिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे लीगल इश्यूज देख लीजिए, प्रेस्क्राइब विद इन ऑथराइज्ड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, फॉलो नेशनल ड्रग लॉज, ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अवॉइड प्रेस्क्रिप्शन एरर। ठीक है, ये सब होते हैं। इथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे बेनिफिशियस टू गुड, नॉन मेलेफिसेंस, डू नो हार्म, ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट पेशेंट्स चॉइसेस, जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग क्या होते हैं, आपके एक्यूरेट डायग्नोस करना है पेशेंट की डिसीज कंडीशन को, राइट ड्रग सिलेक्शन, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। ठीक है, राइट ड्यूरेशन, कंसाइडर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, चेक ड्रग इंट्रैक्शंस और पेशेंट काउंसलिंग। ये होते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। स्टेप्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेस द पेशेंट को असेस करना है, उसके डायग्नोसिस करनी है, ट्रीटमेंट गोल सेट करने हैं, उसे डिफाइन करने हैं, और आपको जो ड्रग है वो अप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट करनी है, प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, और मॉनिटर इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस है ड्रग कैसा एक्ट कर रही है उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू एंड मॉडिफाई ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है नेसेसरी है उसका रिव्यू और मॉडिफिकेशन चेक करना है। प्रेस्क्रिप्शन कॉम्पिटेंसीज देख लीजिए, ए कंप्लीट प्रेस्क्राइबर शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए प्रेस्क्राइबर के पास, क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, थेरापेटिक्स की डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ड्रग सेलेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट करने के लिए, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि मेडिकेशन अच्छी तरह से समझा सके और प्रोवाइड काउंसलिंग और पेशेंट को काउंसलिंग दे सके। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेफ प्रेस्क्राइबिंग, डॉक्यूमेंटेशन और इथिकल प्रैक्टिस। आगे देखिए, मॉनिटरिंग स्किल्स होनी चाहिए प्रेस्क्राइबर के अंदर, जो आउटकम्स हैं उनको इवेलुएट कर सके, जो ड्रग रिएक्शंस हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस उनको आइडेंटिफाई कर सके और पेशेंट एडहेरेंस को इंश्योर कर सके। ठीक है, तो ये आपका 7th और 8th यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट हमने फार्मा सेकंड पूरी कंप्लीट की है, एक एक टॉपिक INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कंप्लीट किया है, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम है, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।